हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। इसका 2 सेशन आपके पास भेज चुका हूं। इसका तीसरा सेशन, इस पार्ट का तीसरा सेशन आपके पास जा रहा है। मैं पहले बताया था इस सेशन से 3 सेशन, इस पार्ट से 3 सेशन बनाएंगे, तो 2 सेशन आपके पास पहुंच गया है। ये संगठन के सिद्धांत से ये तीसरा सेशन आपके पास पहुंच रहा है। तो इस तीसरे सेशन का पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15। कार्यों के दोहराव को रोकने के लिए संगठन का निम्न सिद्धांत अत्यधिक महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 15 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। कार्यों के दोहराव को रोकने के लिए संगठन का निम्न सिद्धांत अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह समादेश की एकता है, या समन्वय है, या उत्तरदायित्व है, या पर्यवेक्षण है। प्रश्न नंबर 115 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। प्रश्न नंबर 115। कार्यों के दोहराव को रोकने के लिए संगठन का निम्न सिद्धांत अत्यधिक महत्वपूर्ण है। समादेश की एकता, समन्वय, उत्तरदायित्व और पर्यवेक्षण। तो उस उत्तर देने का प्रयास करें भाई। प्रश्न नंबर 115। तो कार्यों के दोहराव को रोकने के लिए संगठन का समन्वय सिद्धांत अत्यधिक महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 115 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। समन्वय से निम्नलिखित लाभ हैं। समन्वय से निम्नलिखित लाभ हैं। संघर्ष व विवादों को सुलझाना, कार्यों के दोहराव को रोकना, व्यक्तिगत प्रयोजनों एवं समूह उद्देश्यों में तालमेल, या और ऑप्शन दा उपर्युक्त तीनों। तो प्रश्न नंबर 116 का उत्तर दें भाई। समन्वय से निम्नलिखित लाभ हैं। संघर्ष व विवादों को सुलझाया जा सकता है, कार्यों के दोहराव को रोका जा सकता है, व्यक्तिगत प्रयोजनों एवं समूह उद्देश्यों में तालमेल बिठाया जा सकता है, या उपर्युक्त तीनों सभी सही हैं। तो प्रश्न नंबर 116 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो भाई समन्वय से ये सभी कार्य किए जा सकते हैं, सभी लाभ हैं। प्रश्न नंबर 116 का ऑप्शन दा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 117। समन्वय के मार्ग की बाधाएं क्या हैं? समन्वय के मार्ग की बाधाएं हैं व्यक्तिगत हित है, नेतृत्व की सीमाएं हैं, गुटबाजी हैं, या उपर्युक्त तीनों। तो प्रश्न नंबर 17 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो समन्वय के मार्ग में बाधाएं व्यक्तिगत हित भी हैं, नेतृत्व की सीमाएं भी हैं, गुटबाजी भी हैं, यानी कि ऑप्शन दा आपका सही उत्तर होगा। तो प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन दा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 118। प्रभावशाली समन्वय के लिए आवश्यक है। प्रभावशाली समन्वय के लिए आवश्यक है प्रभावपूर्ण नेतृत्व, हाँ भाई ये आवश्यक है। प्रभावपूर्ण संप्रेषण, ये भी आवश्यक है। निरीक्षण, ये भी आवश्यक है। तो जब तीनों आवश्यक है तो आपका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन दा। प्रश्न नंबर 118 का ऑप्शन दा आपका सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 119 पे आ जाते हैं। समन्वय के अनौपचारिक साधन हैं। समन्वय के अनौपचारिक साधन हैं। व्यक्तिगत संपर्क है, हाँ हैं। भावुकता भरी अपीलें, हाँ हैं। राजनीतिक दल भी हैं। तो प्रश्न नंबर 119, समन्वय के अनौपचारिक साधन, तो ये तीनों साधन हैं, व्यक्तिगत संपर्क, भावुकता भरी अपीलें, राजनीतिक दल। तो आपका ऑप्शन दा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 119 का ऑप्शन दा
सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 120, समन्वय को संगठन का प्राथमिक सिद्धांत बतलाते हैं। समन्वय को संगठन का प्राथमिक सिद्धांत बतलाते हैं तो ये मूने और रेलेन बतलाते हैं, या गुलिक और उर्विक बतलाते हैं, या फ्रेडरिक्स और फ्रेडरिक टेलर बतलाते हैं, या साइमन तथा मेयो बतलाते हैं। प्रश्न नंबर 120 का उत्तर देने का प्रयास करें। समन्वय को संगठन का प्राथमिक सिद्धांत बतलाते हैं भाई, तो ये समन्वय को संगठन का प्राथमिक सिद्धांत मूने तथा रेले बतलाते हैं। प्रश्न नंबर 120 का ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 121, जब एक उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारी को कोई कार्य सौंपते समय उसे पूरा करने के लिए आवश्यक अधिकार प्रदान करता है तो प्रशासन की भाषा में इसे क्या कहते हैं? जब एक उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारी को कोई कार्य सौंपते समय उसे पूरा करने के लिए आवश्यक अधिकार प्रदान करता है तो प्रशासन की भाषा में इसे क्या कहा जाएगा भाई? तो इसको कहा जाएगा समन्वय कहते हैं, या प्रत्यायोजन कहते हैं, या नियंत्रण का क्षेत्र कहते हैं, या सत्ता कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 121 इसको क्या कहेंगे? प्रत्यायोजन कहते हैं। प्रश्न नंबर 121 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। संगठन में अन्य लोगों को कार्य सौंपना तथा कार्य के निष्पादन हेतु अधिकार देने को क्या कहते हैं? संगठन में अन्य लोगों को कार्य सौंपना तथा कार्य के निष्पादन हेतु अधिकार देने को क्या कहते हैं? प्रत्यायोजन कहते हैं, या समादेश की एकता कहते हैं, या पद सोपान कहते हैं, या निरीक्षण कहते हैं। प्रश्न नंबर 122 का उत्तर देने का प्रयास करें। संगठन के अन्य लोगों को कार्य सौंपना तथा कार्य के निष्पादन हेतु अधिकार देने को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं भाई प्रत्यायोजन। प्रश्न नंबर 122 का ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 123, प्रत्यायोजन का लक्षण नहीं है। प्रत्यायोजन का लक्षण नहीं है, या नीचे से ऊपर की ओर होता है, यही गलत है, लक्षण नहीं है। ये अधिकारों का वितरण है, विकेंद्रीकरण नहीं, ये लक्षण है। ये अधिकारों का वितरण है, विकेंद्रीकरण नहीं, ये लक्षण है। प्रत्यायोजन करने वाला व्यक्ति अपने दायित्व से मुक्त नहीं होता है, ये भी सही है। अधिकार का ही प्रत्यायोजन किया जाता है, प्रत्यायोजनकर्ता के पद का नहीं, ये भी सही है। तो आपका सही क्या नहीं है? ऑप्शन आ, या नीचे से ऊपर की ओर होता है, ये ऑप्शन गलत है। तो प्रश्न नंबर 123 का ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि लक्षण नहीं है पूछा जा रहा, तो ये नीचे से ऊपर की ओर होता है, ये लक्षण नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर 124 में आ जाते हैं। प्रत्यायोजन का लक्षण नहीं है। प्रत्यायोजन का लक्षण नहीं है क्या भाई? प्रत्यायोजन दूसरों से सहयोग प्राप्त करने का प्रयास है, ये लक्षण है। यह अधीनस्थों की अधिकार सीमा को स्पष्ट करता है, ये भी लक्षण है। प्रत्यायोजन के बाद उच्च अधिकारी अपनी जवाबदेहिता से मुक्त हो जाता है, नहीं भाई, मुक्त नहीं होता है, बस यही लक्षण नहीं है। कोई भी उच्च अधिकारी ऐसे अधिकारों का प्रत्यायोजन नहीं कर सकता जो उसके स्वयं के पास ना हो, ये भी सही है। तो प्रश्न नंबर 124 का ऑप्शन सा गलत है, यही आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 124 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 125,
जब अधिकारों व उत्तरदायित्वों का प्रत्यायोजन स्पष्ट रूप से परिभाषित हो तो उसे क्या कहेंगे? जब अधिकारों व उत्तरदायित्वों का प्रत्यायोजन स्पष्ट रूप से प्रभावित हो तो उसे क्या कहते हैं? औपचारिक प्रत्यायोजन कहते हैं, अनौपचारिक प्रत्यायोजन कहते हैं, सामान्य प्रत्यायोजन कहते हैं या विशिष्ट प्रत्यायोजन कहते हैं। प्रश्न नंबर 125, जब अधिकारों व उत्तरदायित्वों का प्रत्यायोजन स्पष्ट रूप से प्रभावित हो तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे औपचारिक प्रत्यायोजन कहते हैं। प्रश्न नंबर 125 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। जब एक अधिकारी अपने समस्त अधिकार अधीनस्थों को सौंप देता है तो उसे हम क्या कहेंगे? जब एक अधिकारी अपने समस्त अधिकार अधीनस्थों को सौंप देता है तो उसे हम क्या कहेंगे? विशिष्ट प्रत्यायोजन कहते हैं नहीं, औपचारिक प्रत्यायोजन कहते हैं नहीं, आंशिक प्रत्यायोजन कहते हैं नहीं, पूर्ण प्रत्यायोजन कहते हैं भाई, पूर्ण प्रत्यायोजन कहते हैं। प्रश्न नंबर 126 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। जब एक अधिकारी कुछ अधिकार ही अधीनस्थों को सौंपता है तो उसे क्या कहते हैं? जब एक अधिकारी कुछ अधिकार ही अधीनस्थों को सौंपता है तो उसे हम क्या कहेंगे? पूर्ण प्रत्यायोजन नहीं, सभी अधिकार सौंपता है तब कहते हैं। गलत, आंशिक प्रत्यायोजन सही है क्योंकि कुछ ही अधिकार अधीनस्थों को सौंपा जा रहा। औपचारिक प्रत्यायोजन कहते हैं गलत, प्रत्यक्ष प्रत्यायोजन कहते हैं गलत। तो जब एक अधिकारी कुछ अधिकार ही अधीनस्थों को सौंपता है तो उसे हम आंशिक प्रत्यायोजन कहते हैं। प्रश्न नंबर 127 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 128 पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 128, प्रत्यायोजन के निम्नलिखित प्रकार में सत्ता प्रदान करने वाले को यह अधिकार रहता है कि वह सत्ता पाने वाले के कार्यों को समय समय पर देखता रहे, उसमें परिवर्तन के लिए सुझाव देता रहे। इसे क्या कहेंगे? तो प्रश्न नंबर 128 का उत्तर देने का प्रयास करें। प्रत्यायोजन के निम्नलिखित प्रकार में सत्ता प्रदान करने वाले को यह अधिकार रहता है कि वह सत्ता पाने वाले के कार्य को समय समय पर देखता रहे, उसमें परिवर्तन के लिए सुझाव देता रहे। तो इसे क्या कहा जाएगा? सशर्त प्रत्यायोजन या अशर्त प्रत्यायोजन या प्रत्यक्ष प्रत्यायोजन या अप्रत्यक्ष प्रत्यायोजन। तो उसे कहा जाएगा भाई सशर्त प्रत्यायोजन। प्रश्न नंबर 128 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 129, प्रत्यायोजन के निम्नलिखित प्रकार में सत्ता देने वाले और लेने वाले के बीच एक अथवा एक से अधिक मध्यस्थ आ जाते हैं और उच्च अधिकारी अपनी सत्ता के उन मध्यस्थों के माध्यम से ही सत्ता पाने वाले तक पहुंचता है तो उसे क्या कहा जाता है? अप्रत्यक्ष प्रत्यायोजन, सशर्त प्रत्यायोजन, पूर्ण प्रत्यायोजन या विशिष्ट प्रत्यायोजन। फिर से प्रश्न को सुने। प्रत्यायोजन के निम्नलिखित प्रकार में सत्ता देने वाले और लेने वाले के बीच एक अथवा एक से अधिक मध्यस्थ आ जाते हैं और उच्च अधिकारी अपनी सत्ता के उन मध्यस्थों के माध्यम से ही सत्ता पाने वाले तक पहुंचता है तो उसे कहते हैं भाई क्या? अप्रत्यक्ष प्रत्यायोजन। प्रश्न नंबर 129 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। जब एक उच्चाधिकारी के द्वारा अधीनस्थों को अधिकारों का प्रत्यायोजन किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? जब एक उच्चाधिकारी के द्वारा
अधीनस्थों को अधिकारों का प्रत्यायोजन किया जाता है तो क्या कहा जाता है, क्या कहलाता है भाई? प्रश्न नंबर 130 का उत्तर देने का प्रयास करें। अप्रत्यक्ष प्रत्यायोजन कहलाता है, अधोगामी प्रत्यायोजन कहलाता है, या उच्चगामी प्रत्यायोजन कहलाता है, या पार्श्विक प्रत्यायोजन कहलाता है? प्रश्न नंबर 130 का उत्तर दें भाई। जब एक उच्चाधिकारी के द्वारा अधीनस्थों को अधिकारों का प्रत्यायोजन किया जाता है तो उसे कहा जाता है अधोगामी प्रत्यायोजन कहलाता है। प्रश्न नंबर 130 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 131, जब कार्य के निष्पादन के लिए समान स्तरीय अधिकारियों की सहायता प्राप्त करना आवश्यक होता है तो किस भांति के प्रत्यायोजन का जन्म होता है? प्रश्न नंबर 131, जब कार्य के निष्पादन के लिए समान स्तरीय अधिकारियों की सहायता प्राप्त करना आवश्यक होता है तो किस भांति के प्रत्यायोजन का जन्म होता है? अधोगामी प्रत्यायोजन का, या उच्चगामी प्रत्यायोजन का, या पार्श्विक प्रत्यायोजन का, या उपरोक्त तीनों में से किसी का भी नहीं? प्रश्न नंबर 131 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो जब कार्य के निष्पादन के लिए समान स्तरीय अधिकारियों की सहायता प्राप्त करना आवश्यक होता है तो पार्श्विक प्रत्यायोजन का जन्म होता है भाई। प्रश्न नंबर 131 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 132, प्रत्यायोजन के मार्ग में प्रबंधकों की ओर से प्रस्तुत की जाने वाली कठिनाइयाँ कौन सी हैं? प्रत्यायोजन के मार्ग में प्रबंधकों की ओर से प्रस्तुत की जाने वाली कठिनाइयाँ कौन सी हो सकती हैं? तो मिथ्या दंभ ये हो सकता है, अधीनस्थों में विश्वास का अभाव हो सकता है, अधीनस्थों से भ्रम हो सकता है, तीनों बातें हो सकती हैं। तो इसका उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन द 132 नंबर प्रश्न का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 133, प्रत्यायोजन के मार्ग में अधीनस्थ कर्मचारियों की ओर से प्रस्तुत की जाने वाली कठिनाइयाँ क्या हैं? अभी उसके मुखिया की ओर से प्रस्तुत की गई कठिनाई, अब अधीनस्थ कर्मचारियों की ओर से प्रस्तुत की जाने वाली कठिनाइयाँ कौन सी हैं? तो प्रश्न नंबर 133 का ऑप्शन देखें। अभिप्रेरणा का भाव, आत्मविश्वास का भाव, करने से पूछना भला की भावना, उपर्युक्त तीनों। तो प्रश्न नंबर 133 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो प्रत्यायोजन के मार्ग में अधीनस्थों कर्मचारियों की ओर से प्रस्तुत की जाने वाली कठिनाइयाँ अब प्रेरणा का भाव भी है, आत्मविश्वास का भाव भी है, करने से पूछना भला की भावना भी है। आपका ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 133 का ऑप्शन द सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 134, प्रत्यायोजन से लाभ है। प्रत्यायोजन से लाभ क्या है? सर्वोच्च प्रशासन को नीति निर्माण के लिए समय मिलता है, एक तो लाभ यही है। दूसरा देखते हैं, उचित मार्ग द्वारा कार्य नहीं, समन्वय नहीं, लोकप्रिय शासन नहीं। तो प्रत्यायोजन से लाभ क्या है? सर्वोच्च प्रशासन को नीति निर्माण के लिए समय मिल जाता है। प्रश्न नंबर 134 का ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 135, एक ऐसे व्यक्ति जो दूसरे के कार्य की देखभाल करते हैं तथा मध्य स्तरीय प्रबंध के प्रति उत्तरदायी है, उन्हें क्या कहा जाता है?
ऐसे व्यक्ति जो दूसरे के कार्य की देखभाल करते हैं तथा मध्य स्तरीय प्रबंध के प्रति उत्तरदायी हैं, उन्हें क्या कहा जाएगा? प्रश्न नंबर 135 का उत्तर दें भाई। मुख्य कार्यपालिका कहा जाएगा, पर्यवेक्षक कहा जाएगा, महाप्रबंधक कहा जाएगा या चेयरमैन कहा जाएगा? ऐसे व्यक्ति जो दूसरे के कार्य की देखभाल करते हैं तथा मध्य स्तरीय प्रबंध के प्रति उत्तरदायी हैं, उन्हें कहा जाएगा पर्यवेक्षक कहते हैं भाई। प्रश्न नंबर 135 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 136, पर्यवेक्षण की प्रकृति एवं विशेषता नहीं है। पर्यवेक्षण की प्रवृत्ति एवं विशेषता नहीं है, तो क्या विशेषता नहीं? या सबसे निचले स्तर के रेखाधिकारियों से संबंधित होता है, ये विशेषता है। इसमें नियोजनात्मक एवं नियंत्रणात्मक उत्तरदायित्व सम्मिलित नहीं होता है, सही। इसमें अधिकतम अधिकार सत्ता केंद्रित होती है, सत्ता केंद्रित नहीं होती है, बस यही विशेषता नहीं है। इसमें निर्देशन व नेतृत्व की क्रियाएं शामिल होती हैं, ये भी सही है। यहाँ पूछा जा रहा विशेषता नहीं, तो ऑप्शन सा इसमें अधिकतम अधिकार सत्ता केंद्रित होती है, ये विशेषता नहीं है और यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 136 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 137, संगठन में शीर्ष प्रबंध पर्यवेक्षण के अंतर्गत आता है। संगठन में शीर्ष प्रबंध पर्यवेक्षण के अंतर्गत आता है भाई। क्या आता है? फोरमैन या मुख्य लिपिक या प्रबंध संचालक या ओवरसियर? संगठन में शीर्ष प्रबंध पर्यवेक्षण के अंतर्गत आता है भाई प्रबंध संचालक। प्रश्न नंबर 137 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 138, पर्यवेक्षण की तकनीकें हैं। तो पर्यवेक्षण क्या तकनीकें हैं भाई? पूर्व अनुमोदन तकनीक है, मुख्य नियुक्तियों की स्वीकृति ये भी तकनीक है, सेवा मानकों की स्थापना ये भी तकनीक है। तो ये तीनों तकनीकें हैं, तो आपका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन दा। प्रश्न नंबर 138 का ऑप्शन दा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न नंबर 139, ऐसे पर्यवेक्षक को जंगली शेर या तानाशाह के रूप में देखा जाता है। ऐसे पर्यवेक्षक को जंगली शेर या तानाशाह के रूप में देखा जाता है। कैसे पर्यवेक्षक को? लोकतंत्रात्मक पर्यवेक्षण को नहीं, स्वतंत्र पर्यवेक्षण को नहीं, अधिकारात्मक पर्यवेक्षण को भाई। आप 139 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। ऐसे पर्यवेक्षक को जंगली शेर या तानाशाह के रूप में देखा जाता है, वो है अधिकारात्मक पर्यवेक्षण को। प्रश्न नंबर 139 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 140 पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 140, पर्यवेक्षण का उद्देश्य नहीं है। पर्यवेक्षण का उद्देश्य क्या नहीं है? सूचना प्राप्त करना उद्देश्य है, डराना धमकाना उद्देश्य नहीं है, अधीनस्थों का मार्गदर्शन करना उद्देश्य है, अधीनस्थों की योग्यता में सुधार लाना उद्देश्य है, उद्देश्य नहीं है क्या? तो डराना धमकाना। तो प्रश्न नंबर 140 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। चलिए भाई, कूट की सहायता से इसका उत्तर देना है। प्रश्न नंबर 141 को कूट की सहायता से उत्तर देना है। एक अनौपचारिक संगठन का कार्य है। तो एक अनौपचारिक संगठन का क्या कार्य है? ये कूट की सहायता से आपको देना है। तो चलिए देखते हैं। एक अनौपचारिक संगठन का कार्य है, क्या कार्य है? औपचारिक नियमों का तलोच्छेदन करना है। नहीं भाई, गलत है।
कार्यकारी स्थिति में समूह मानदंडों का विकास करना है, ये कार्य है। समूह साहचर्य को बांधे रखना है, ये भी कार्य है। संगठन नियमों की क्रियान्वयन को सुविधाजनक बनाना है, ये भाई नहीं, सुविधाजनक नहीं, ये गलत है। तो आप इसमें देख लेते हैं, कूट से 2 और 3 सही है, ये गलत है। औपचारिक नियमों का तलोच्छेदन है करना है, ये गलत है। संगठन नियमों की क्रियान्वित को सुविधाजनक बनाना है, ये गलत है। 2, 3 सही है, 2, 3 जिसमें होगा वही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। तो 2, 3 ऑप्शन आ में सही है भाई, 2, 3। तो प्रश्न नंबर 141 का ऑप्शन आ आपका सही उद्देश्य है। कार्यकारी स्थिति में समूह मानदंडों का विकास करना है, अनौपचारिक संगठन का कार्य और समूह साहचर्य को बांधे रखना है। तो प्रश्न नंबर 141 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 142 पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 142, एक उद्यम में शॉप लेवल पर श्रमिक अपने कार्य की आयोजना और कार्यान्वयन पहलुओं के लिए 4 भिन्न पर्यवेक्षकों के अधीन कार्य करते हैं, यह व्यवस्था आधारित है। भाई एक उद्यम में शॉप लेवल पर श्रमिक अपने कार्य की आयोजना और कार्यान्वयन पहलुओं के लिए 4 भिन्न पर्यवेक्षकों के अधीन कार्य करते हैं, ये व्यवस्था आधारित है। पद सोपान सिद्धांत पर, या कार्य विभाजन सिद्धांत पर, या सत्ता और उत्तरदायित्व सिद्धांत पर, या प्रकार्यात्मक फोरमैनी के सिद्धांत पर। प्रश्न नंबर 142 का उत्तर देने का प्रयास करें। एक उद्यम में शॉप लेवल पर श्रमिक अपने कार्य की आयोजना और कार्यान्वयन पहलुओं के लिए 4 भिन्न पर्यवेक्षकों के अधीन कार्य करता है, तो ये व्यवस्था कहलाती है प्रकार्यात्मक फोरमैनी सिद्धांत पर। प्रश्न नंबर 142 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 143 पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 143, सोपान या स्केलर पद्धति जुड़ी हुई है, किससे जुड़ी है भाई? सोपान पद्धति किससे जुड़ी है, ये देखना है। तो वेतन मानों के अनुसार सिविल सेवकों के वर्गीकरण से है, या सत्ता की मात्राओं के अनुसार कार्यों के श्रेणीकरण से है, या स्टाफ और लाइन के सदस्यों के बीच संबंधों को संगठित करने से है, या वेतनमान निश्चित करने वाले सिद्धांत से है। तो प्रश्न नंबर 143 का उत्तर देने का प्रयास करें। सोपान स्केलर पद्धति जुड़ी हुई है सत्ता की मात्राओं के अनुसार कार्यों के श्रेणीकरण से। प्रश्न नंबर 143 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 144 पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 144, हाल के वर्षों में आदेश की एकता सिद्धांत के महत्व को किसने दुर्बल बनाया है? हाल के वर्षों में आदेश की एकता सिद्धांत के महत्व को किसने दुर्बल बनाया है? सरकारी उपकरणों में विशेषज्ञों के प्रवेश ने, या सरकार के बढ़ते हुए आकार और जटिलताओं ने, या सिविल सेवकों की बढ़ती हुई संख्या और प्रभाव ने, या बोर्ड आयोग तथा सहायक निकायों की बढ़ती हुई संख्या और प्रभाव ने। हाल के वर्षों में आदेश की एकता के सिद्धांत के महत्व को किसने दुर्बल बनाया है? तो सरकारी उपकरणों में विशेषज्ञों के प्रवेश से ये दुर्बल बना है। प्रश्न नंबर 144 का ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 145 पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 145 कूट वाला प्रश्न है भाई, ये सामने कूट भी ला देते हैं। प्रश्न नंबर 145, सत्ता के पद सोपान का अर्थ है। सत्ता के पद सोपान का भाई क्या अर्थ है? तो ये इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, कूट की सहायता से आपको उत्तर देना है। तो सत्ता के पद सोपान का क्या अर्थ है? उच्च स्तरों पर निर्धारित उद्देश्यों की नीचे के स्तरों पर
अनुपालन होती है। इसका ये अर्थ है, सही है। फिर पद सोपान के उच्च स्तरों पर उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है, ये भी सही है। फिर उच्च स्तरीय अधिकारी अपने अधीनस्थों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। निम्न स्तरीय कर्मचारियों को अपने कार्यों को पूरा करने की स्वतंत्रता होती है, नहीं भाई, ये निर्देशन में उनके करना पड़ता है। तो प्रश्न नंबर 145 में ऑप्शन देखिए, तो 1, 2 सही है, 1, 2 किस में है? ऑप्शन सा में। तो प्रश्न नंबर 145 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। कूट वाले प्रश्न पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, इसको स्क्रीनशॉट ले लिया करें या बार बार देखेंगे। कूट वाले प्रश्न को विशेष ध्यान दिया करें। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 146, संगठन के उच्च पदों से निम्न पदों तक फैली हुई अधिकारियों की श्रृंखला को हेनरी फ्योल ने क्या कहा है? संगठन के उच्च पदों से निम्न पदों तक फैली हुई अधिकारियों की श्रृंखला को हेनरी फ्योल ने क्या कहा है भाई? कार्य विभाजन कहा है, आदेश की एकता कहा है, सोपान श्रृंखला कहा है, निर्देशन की एकता कहा है। तो हेनरी फ्योल के अनुसार आपको बताना है, प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको उत्तर देना है। संगठन के उच्च पदों से निम्न पदों तक फैली हुई अधिकारियों की श्रृंखला को हेनरी फ्योल ने क्या कहा है? सोपान श्रृंखला कहा है भाई। प्रश्न नंबर 146 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। सोपान श्रृंखला के अंतर्गत समूह तत्वों के प्रयोग का किसने सुझाव दिया? सोपान श्रृंखला के अंतर्गत समूह तत्वों के प्रयोग का किसने सुझाव दिया भाई? हर्बर्ट साइमन ने, या एल्टन मेयो ने, या हेनरी फ्योल ने, या रूबिक ने? सोपान श्रृंखला के अंतर्गत समूह तत्वों के प्रयोग का सुझाव देने वाले हेनरी फ्योल हैं भाई। प्रश्न नंबर 147 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 148, उच्च स्तरीय प्रबंध की समस्याओं पर सर्वप्रथम किसने ध्यान दिया है? उच्च स्तरीय प्रबंध की समस्याओं पर सर्वप्रथम किसने ध्यान दिया है? लूथर गुलिक ने, या एल्टन मेयो ने, या हेनरी फ्योल ने, या फ्रेडरिक टेलर ने? प्रश्न नंबर 148 का उत्तर देने का प्रयास करें। उच्च स्तरीय प्रबंध की समस्याओं पर सर्वप्रथम ध्यान देना है, किसने दिया है? हेनरी फ्योल ने दिया है। प्रश्न नंबर 148 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 149, शासन में एक प्रशासक के कई स्वामी होते हैं। शासन में एक प्रशासक के कई स्वामी होते हैं और वह उनमें से किसी की भी उपेक्षा नहीं कर सकता। एक से वह नीति, दूसरे से वह कर्मचारी, तीसरे से बजट और चौथे से प्रदाय एवं उपकरण संबंधी आदेश प्राप्त करता है। सेक्युलर हेडसन ने यह विचार संगठन संबंधी निम्नलिखित सिद्धांत की आलोचना करते हुए व्यक्त किया है। किस सिद्धांत की आलोचना करते हुए व्यक्त किया है? प्रश्न नंबर 149 का उत्तर दें भाई। ये आदेश समन्वय की आलोचना किया, या नियंत्रण का विस्तार क्षेत्र इसकी आलोचना किया, या आदेश की एकता का आलोचना किया, या पद सोपान की आलोचना की? तो प्रश्न नंबर 149 फिर से आप प्रश्न को देख लें। शासन में एक प्रशासक के कई स्वामी होते हैं और वह उनमें से किसी की भी उपेक्षा नहीं कर सकता। एक से वह नीति, दूसरे से कर्मचारी, तीसरे से बजट
और चौथे से प्रदाय एवं उपकरण संबंधी आदेश प्राप्त करता है। सेकलर हॉडसन ने यह विचार संगठन संबंधी किस सिद्धांत की आलोचना करते हुए व्यक्त किया है? तो ये आदेश की एकता की आलोचना करते हुए व्यक्त किया है। प्रश्न नंबर 149 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 150। प्रश्न नंबर 150, प्रशासन में स्वचालन एवं कंप्यूटरों के बढ़ते हुए प्रयोग ने निम्नलिखित सिद्धांत को सर्वाधिक प्रभावित किया है। प्रश्न नंबर 150 का ऑप्शन देख लें। यह आदेश की एकता, या नियंत्रण का विस्तार क्षेत्र, या पद सोपान, या सत्ता। प्रशासन में स्वचालन एवं कंप्यूटरों के बढ़ते हुए प्रयोग ने निम्नलिखित सिद्धांत को सर्वाधिक प्रभावित किया है। तो किस सिद्धांत को प्रभावित किया है? वो नियंत्रण का विस्तार क्षेत्र को प्रभावित किया है। प्रश्न नंबर 150 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 151, जेम्स डब्ल्यू फेजलर के अनुसार, ये विद्वान का नाम साथ में दे रहा है। जेम्स डब्ल्यू फेजलर के अनुसार केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं भाई? प्रश्न नंबर 151 का ये उत्तरदायित्व प्रशासकीय तत्व एवं निर्णय तत्व हैं, या उत्तरदायित्व कार्यात्मक तत्व नीति निर्माण है, या उत्तरदायित्व प्रशासकीय तत्व कार्यात्मक तत्व एवं बाह्य तत्व है, या उत्तरदायित्व पद सोपान आदेश की एकता एवं प्रशासन में स्वचालन है। प्रश्न नंबर 151 को उत्तर दें भाई। जेम्स डब्ल्यू फेजलर के अनुसार केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण के निर्धारक तत्व हैं। ये निर्धारक तत्व हैं भाई उत्तरदायित्व प्रशासकीय तत्व कार्यात्मक तत्व एवं बाह्य तत्व। प्रश्न नंबर 151 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 152, प्रशासन में शक्ति का अर्थ है, प्रशासन में शक्ति का अर्थ है दूसरों को आदेश देने का अधिकार, किसी कार्य को करने की क्षमता अथवा योग्यता, दूसरों को मार्ग दिखाना, दूसरों को अभिप्रेरित करना। तो प्रश्न नंबर 152 का उत्तर देने का प्रयास करें। प्रशासन में शक्ति का अर्थ है दूसरों को आदेश देना, दूसरों को आदेश देने का अधिकार, किसी कार्य को करने की क्षमता अथवा योग्यता, दूसरों को मार्ग दिखाना, दूसरों को अभिप्रेरित करने की क्षमता। तो प्रश्न नंबर 152, प्रशासन में शक्ति का अर्थ होता है किसी कार्य को करने की क्षमता अथवा योग्यता। प्रश्न नंबर 152 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 153, टेलर द्वारा, यहाँ भी विद्वान दे दिया गया है, टेलर द्वारा प्रतिपादित क्रियात्मक फोरमैनशिप की अवधारणा निम्नलिखित पर सर्वाधिक जोर देती है। टेलर द्वारा प्रतिपादित क्रियात्मक फोरमैनशिप की अवधारणा निम्नलिखित पर सर्वाधिक जोर देती है। तो किस पर जोर देती भाई? प्रत्यायोजन एवं वित्तीय निर्णय पर, या सत्ता एवं उत्तरदायित्व पर, यह केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण पर, या विशिष्टीकरण एवं श्रम विभाजन पर। तो टेलर द्वारा प्रतिपादित क्रियात्मक फोरमैनशिप की अवधारणा विशिष्टीकरण एवं श्रम विभाजन पर सर्वाधिक जोर देती है। प्रश्न नंबर 153 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 154 पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 154, संगठन के सिद्धांतों की विवेचना करने वाला पहला विचारक माना जाता है। किसे माना जाता है? संगठन के सिद्धांतों की विवेचना करने वाला पहला विचारक किसे माना जाता है? लूथर गुलिक को, या उर्वी को, या हेनरी फ्योल को,
या फ्रेडरिक टेलर को? प्रश्न नंबर 154 का उत्तर देने का प्रयास करें। संगठन के सिद्धांतों की विवेचना करने वाला पहला विचारक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है भाई हेनरी फ्यूल को। प्रश्न नंबर 154 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। कूट वाला प्रश्न आ गया है। चलिए हम छोटा करके सारे कूट को आपके पास ले आते हैं, आपके सामने ले आते हैं। स्क्रीन पर छोटा करके आपके सामने कोशिश कर रहा हूँ। प्रश्न नंबर 105 का मिलान करना है। प्रश्न नंबर 105 पोस्ट कार्ब का देखें भाई, मिलान करें लूथर गुलिक से। फिर नियंत्रण का क्षेत्र ग्रे कुनास से। वैज्ञानिक प्रबंध का फ्रेडरिक टेलर से। तुलनात्मक लोक प्रशासन फ्रेडरिक से। तो एक किसमें है भाई? का में ये बाप का में देखिए, का में 2, का में ग्रे कुनास 2, ये 2 आ गया। खा लूथर गुलिक 1, गा फ्रेडरिक्स 4, फिर फ्रेडरिक टेलर वैज्ञानिक प्रबंध। बस यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन बा। प्रश्न नंबर 155 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। आप स्क्रीनशॉट लें और इसको बार बार देखने की कोशिश करेंगे। ये सिद्धांत हैं और उसके प्रतिपादक हैं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। आपका ये सही जोड़ा बन गया है। आपको इसको कूट के सहायता से उत्तर देना था। आपका कूट और प्रश्न एक साथ लाके कर दिया हूँ। तो प्रश्न नंबर 155 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 156 पे आ जाएं। शैक्षिक प्रश्नों पर निर्णय करने का अधिकार विश्वविद्यालयों तथा शिक्षा बोर्डों को देने से किस प्रकार का विकेंद्रीकरण अस्तित्व में आता है? प्रश्न नंबर 156 शैक्षिक प्रश्नों पर निर्णय करने का अधिकार विश्वविद्यालयों तथा शिक्षा बोर्डों को देने से किस प्रकार का विकेंद्रीकरण अस्तित्व में आता है? तो ये प्रादेशिक विकेंद्रीकरण है, या राजनीतिक विकेंद्रीकरण, या आर्थिक विकेंद्रीकरण, या कार्यात्मक विकेंद्रीकरण। तो प्रश्न नंबर 156 में देखें, शैक्षिक प्रश्नों पर निर्णय करने का अधिकार विश्वविद्यालयों तथा शिक्षा बोर्डों को देने से किस प्रकार का भाई? कार्यात्मक विकेंद्रीकरण अस्तित्व में आता है भाई। प्रश्न नंबर 156 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 157 पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 157 कार्यात्मक विकेंद्रीकरण से तात्पर्य है तकनीकी अथवा व्यावसायिक इकाइयों को निर्णय लेने का अधिकार देना, कनिष्ठ कार्मिकों को निर्णय लेने का अधिकार देना, जनता को निर्णय लेने का अधिकार देना, क्षेत्र में कार्य करने वाले राजनीतिक नेताओं को निर्णय लेने का अधिकार देना। तो कार्यात्मक विकेंद्रीकरण का तात्पर्य क्या है, ये आपको उत्तर देना है। प्रश्न नंबर 157 में उत्तर देने का प्रयास करें। कार्यात्मक विकेंद्रीकरण से तात्पर्य है तकनीकी अथवा व्यावसायिक इकाइयों को निर्णय लेने का अधिकार देना भाई। प्रश्न नंबर 157 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर है। और इस सेशन को भाई शेयर करते रहें, और सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक भी करें। अभी हम आपके सामने अधिक से अधिक प्रश्न लाने का प्रयास कर रहे हैं। जब रिवीजन क्लास चलाएंगे तो उसमें प्रश्नों के हम कम प्रश्नों को रखकर व्याख्या करने की कोशिश करेंगे। अभी आपके पास अधिक से अधिक प्रश्नों का संग्रह भेजने का कार्य कर रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 157 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 158 देख लें।
यदि एक विभाग कई कार्य करता है और वह तकनीकी प्रकार के हैं तो वहाँ क्या अधिक वांछनीय है? प्रश्न नंबर 158, यदि एक विभाग कई कार्य करता है और वह तकनीकी प्रकार के हैं तो वहाँ क्या अधिक वांछनीय है? केंद्रीयकरण है या विकेंद्रीकरण या जन सहभागिता या निरीक्षण? प्रश्न नंबर 158 का उत्तर दें भाई। यदि एक विभाग कई कार्य करता है और वह तकनीकी प्रकार के हैं तो वहाँ क्या अधिक वांछनीय है? विकेंद्रीकरण। प्रश्न नंबर 158 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 159, अनौपचारिक संगठन के बारे में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? अनौपचारिक संगठन के बारे में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं। यह सदस्यों की सामाजिक आवश्यकता को पूरा करता है, सही है। यह अंगूरी लता की भांति संचार का अच्छा साधन है, ये भी सही है। यह वह संगठन है जिसका विवरण चार्ट और नियमावली में दिया रहता है, ये गलत। यह अपने सदस्यों को मनोवैज्ञानिक सांत्वना प्रदान करता है, ये भी सही है। तो प्रश्न नंबर 159 का ऑप्शन सा आपका गलत है और यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 159 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। ये भी कूट वाला प्रश्न है भाई। चलिए हम एक साथ प्रश्न, ऑप्शन और कूट तीनों चीज ला के सामने किए हैं। चलिए हम इसका प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सी स्थितियों में समन्वय आवश्यक होता है? निम्न में से कौन सी स्थितियों में समन्वय आवश्यक होता है? इकाइयों के स्वतंत्र होने पर, हाँ भाई आवश्यक होता है। सत्या का प्रत्यायोजन होने पर, नहीं। इकाइयों के आत्मनिर्भर होने पर, नहीं। विशेषज्ञों में कार्य का बंटवारा होने पर, सही। तो आपका उत्तर क्या सही होगा भाई? एक सही है और 4 सही है। इकाइयों के स्वतंत्र होने पर यह सही है एक, और विशेषज्ञों में कार्य का बंटवारा होने पर यह सही है। ये 2 गलत है। सत्ता का प्रयोजन होने पर गलत है, इकाइयों के आत्मनिर्भर होने पर गलत है। तो 1 और 4 जिसमें होगा देखते हैं। 1, 4 ये ऑप्शन सही है। तो प्रश्न नंबर 160 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 161, मनोबल का संबंध किससे भाई? मनोबल का संबंध किससे है? कार्मिकों की बाह्य स्थिति से, या कार्मिकों की आंतरिक मनोदशा से, या कार्मिक की सेवा सुरक्षा से, या कार्मिक की पदोन्नति से? मनोबल का संबंध किससे है? उत्तर देने का प्रयास करें भाई। मनोबल का संबंध किससे है? कार्मिकों की बाह्य स्थिति से, कार्मिकों की आंतरिक मनोदशा से, कार्मिक की सेवा सुरक्षा से, या कार्मिक की पदोन्नति से? तो मनोबल का संबंध कार्मिक की आंतरिक मनोदशा से होता है भाई। ये सही है। तो प्रश्न नंबर 161 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। संरचनात्मक दृष्टि से किसने संगठन को 3 परतों की रोटी बतलाया है? प्रश्न नंबर 162, संरचनात्मक दृष्टि से किसने संगठन को 3 परतों वाली रोटी बतलाया है? हर्बर्ट साइमन ने यह बतलाया है, या हेनरी फ्योल ने, या फ्रेडरिक टेलर ने, या डगलस मैकग्रेगर ने? प्रश्न नंबर 162 का उत्तर देने का प्रयास करें। संरचनात्मक दृष्टि से किसने संगठन को 3 परतों वाली रोटी बतलाया है? प्रश्न नंबर 162 का उत्तर दें भाई। तो संरचनात्मक दृष्टि से संगठन को 3 परतों वाली रोटी बतलाया है हर्बर्ट साइमन ने। प्रश्न नंबर 162 का ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा।
चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 163। निम्नांकित में से कौन सा वक्तव्य सही है? निम्नांकित में से कौन सा वक्तव्य सही है? समन्वय और सहयोग एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, गलत है। समन्वय को सहयोग समझ लेना एक भूल होगी, सही है। प्रशासन में सहयोग समन्वय की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है, गलत। समन्वय और सहयोग विरोधी अवधारणाएं हैं, गलत। तो सही क्या है? समन्वय को सहयोग समझ लेना एक भूल होगी, यही ऑप्शन सही है। तो प्रश्न नंबर 163 का यहाँ पे सही ऑप्शन पूछा जा रहा है, बा ऑप्शन सही है। तो प्रश्न नंबर 163 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 164। प्रशासन में दोहराव को रोकने के लिए उपयोगी सिद्धांत। प्रशासन में दोहराव को रोकने के लिए उपयोगी सिद्धांत कौन सा है? समन्वय है, या केंद्रीकरण, या सहयोग, या प्रत्यायोजन? प्रशासन में दोहराव को रोकने के लिए उपयोगी सिद्धांत कौन सा है? उत्तर बताने का प्रयास करें भाई। प्रश्न नंबर 164 का है, प्रशासन में दोहराव रोकने के लिए उपयोगी सिद्धांत क्या है? समन्वय। प्रश्न नंबर 164 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। भारतीय प्रशासकों में समन्वय स्थापित करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण मंत्रालय कौन है? प्रश्न नंबर 165 देखें। भारतीय प्रशासकों में समन्वय स्थापित करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण मंत्रालय कौन सा है? तो मानव संसाधन मंत्रालय है, या वित्त मंत्रालय है, या विदेश मंत्रालय है, या रक्षा मंत्रालय है? भारतीय प्रशासकों में समन्वय स्थापित करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण मंत्रालय कौन है? तो ये वित्त मंत्रालय है। प्रश्न नंबर 165 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। चलिए भाई, प्रश्न, सत्ता में स्थापित वे सारे व्यक्ति जो दूसरों के कार्यों को नियंत्रित करते हैं पर्यवेक्षक कहलाते हैं। सत्ता में स्थापित वे सारे व्यक्ति जो दूसरों के कार्यों को नियंत्रित करते हैं पर्यवेक्षक कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक पद्धति मिलेट द्वारा नहीं सुझाई गई थी? मिलेट द्वारा कौन सी पद्धति नहीं सुझाई गई है, ये आपको बताना है। प्रश्न को फिर से देख लें। सत्ता में स्थापित वे सारे व्यक्ति जो दूसरों के कार्यों को नियंत्रित करते हैं पर्यवेक्षक कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक पद्धति मिलेट द्वारा नहीं सुझाई गई है, ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 166 का ऑप्शन देखें। व्यक्तिगत परियोजनाओं का पूर्वानुमोदन, ये सुझाई गई है भाई। परिणामों का निरीक्षण समय और शक्ति का अपव्यय बढ़ाता है। परिणामों का निरीक्षण समय और शक्ति का अपव्यय बतलाता है। ये मिलेट द्वारा नहीं बताया गया है, ये मिलेट द्वारा नहीं सुझाई गई है। तो यही आपका उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 166 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। ये दोनों ऑप्शन भी देख लेते हैं कि मिलेट ने क्या सुझाया है। कार्य प्रगति पर एक प्रतिवेदन की व्यवस्था, ये भी सुझाया है। कार्यों की विपुलता पर बजट सीमा, ये भी सुझाया है। व्यक्तिगत परियोजनाओं का पूर्व अनुमोदन, ये भी सुझाया है। क्या नहीं सुझाया? तो परिणामों का निरीक्षण समय और शक्ति का अपव्यय बढ़ाता है, और यही गलत है, यही नहीं सुझाया है, और यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 166 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 167 पे आ जाएं। वह संगठन इकाई जो नियोजक, परामर्शदाता, अनुसंधायक और समन्वयक ही सारी भूमिकाएं निभाती हैं, क्या कहलाती हैं भाई? लाइन कहलाती हैं, स्टाफ कहलाती हैं, स्टाफ और लाइन कहलाती हैं, या कार्यकारिणी कहलाती है?
प्रश्न नंबर 167 में वह संगठन इकाई जो नियोजक, परामर्शदाता, अनुसंधायक और समन्वयक ही सारी भूमिकाएं निभाती हैं, तो उसको क्या कहा जाता है भाई? स्टाफ कहा जाता है। स्टाफ। प्रश्न नंबर 167 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। काम करने का वह तरीका जो नियमों और पूर्व निर्णयों द्वारा अधिशासित होता है, उसे क्या कहते हैं भाई? काम करने का वह तरीका जो नियमों और पूर्व निर्णयों द्वारा अधिशासित होता है, वो क्या कहलाता है? नियमानुसार निर्णय कहलाता है, एक प्रबंध निर्णय कहलाता है, एक निर्देशित निर्णय कहलाता है, एक कार्यक्रमबद्ध निर्णय कहलाता है। तो प्रश्न नंबर 168 का उत्तर दें भाई। काम करने का वह तरीका जो नियमों और पूर्व निर्णयों द्वारा अधिशासित होता है, वह नियमानुसार निर्णय कहलाता है। प्रश्न नंबर 168 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 169, प्रत्यायोजन का मूल उद्देश्य। प्रत्यायोजन का मूल उद्देश्य क्या है? एक अवकरण में कार्य को असंतुलित करना है, या प्रशासन का विकेंद्रीकरण करना है, या एक नए विभाग का सृजन करना है, या एक अधीनस्थ कर्मचारी के साथ सशर्त कार्य करना है। तो प्रत्यायोजन का संबंध या प्रत्यायोजन का मूल उद्देश्य क्या है? उत्तर बताने का प्रयास करें भाई। एक अवकरण में कार्य को असंतुलित करना है, या प्रशासन का विकेंद्रीकरण करना है, या एक नए विभाग का सृजन करना है, या एक अधीनस्थ कर्मचारी के साथ सशर्त कार्य करना है। तो प्रत्यायोजन का मूल उद्देश्य है एक अधीनस्थ कर्मचारी के साथ सशर्त कार्य करना। प्रश्न नंबर 169 का ऑप्शन दा आपका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 170, ये कूट वाला प्रश्न है। चलिए हम प्रश्न को भी, ऑप्शन को भी, कूट को भी एक साथ ले आए हैं स्क्रीन पर, देखते हैं इसका उत्तर। पहले प्रश्न देख रहे हैं। प्रत्यायोजन की सफलता के लिए मुख्यतः आधारित रहना पड़ता है। प्रत्यायोजन की सफलता के लिए मुख्यतः आधारित रहना पड़ता है, तो किस पर आधारित रहना पड़ता है भाई? ये हम ऑप्शन देखते हैं। तो अंतर्वैयक्तिक विश्वास पर, हाँ भाई, इस पर आधारित रहना पड़ता है। अधीनस्थ कर्मचारियों की कार्य क्षमता पर भी आधारित रहना पड़ता है। अधीनस्थ कर्मचारियों की स्वामी भक्ति इसमें नहीं चलती भाई। प्रत्यायोजित गतिविधियों की अस्पष्टता पर भी आधारित रहता है। तो आपका क्या सही हुआ? 1, 2 और 4 देख लेते हैं। 1, 2 और 4 किसमें है? तो 1, 2, 4 ऑप्शन दा में है। तो ऑप्शन दा आपका सही उत्तर होगा। प्रत्यायोजन की सफलता के लिए मुख्यतः आधारित रहना पड़ता है अंतर्वैयक्तिक विश्वास पर, अधीनस्थ कर्मचारियों की कार्य क्षमता पर, प्रत्यायोजित गतिविधियों की अस्पष्टता पर। ये जो 3 वाला ऑप्शन है अधीनस्थ कर्मचारियों की स्वाम भक्ति पर, ये स्वाम भक्ति इसमें नहीं चलती है। तो प्रश्न नंबर 170 का ऑप्शन दा आपका सही उत्तर होगा। ये इस सेशन का लास्ट प्रश्न था। इस पार्ट से 3 सेशन आपके पास भेजना था, 2 आपके पास पहुंच गया, तीसरा सेशन ये आपके पास जा रहा है। और इस सेशन के इस लास्ट प्रश्न के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।